नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर। पेश है देश विदेश की कुछ खास खबरें और आज हम सबसे पहले बात करेंगे भारत और रूस के बीच रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट यानी रिलॉस को रूस के निचले सदन में मंजूरी मिली। वहीं गोरखपुर में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के 93वें संस्थापक सप्ताह समारोह में योगी आदित्यनाथ के विजन 2047 में दिए गए भाषण पर। साथ ही हम बात करेंगे यूपी में अखिलेश यादव के हिंदुत्व की पिच पर उतरने की रणनीतिक तैयारी की और चलते चलते बात देवभूमि उत्तराखंड में आगामी 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी दलों की तैयारी की। तो चलिए खबरों को विस्तार से जानते हैं। रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट यानी रिलॉस भारत और रूस के बीच एक महत्वपूर्ण रक्षा और सैन्य साजो सामान सहयोग समझौता है। इसे दोनों देशों की विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी को एक नए स्तर पर ले जाने वाला कदम माना जा रहा है। ये खास रिपोर्ट देखिए। क्या है रिलॉस समझौता? रिलॉस समझौता भारत और रूस की सेनाओं को एक दूसरे से सैन्य ठिकानों, बंदरगाहों, हवाई अड्डों और सप्लाई पॉइंट्स का उपयोग करने की अनुमति देता है। ये एक लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज समझौता है जो सैन्य सहयोग को सुगम बनाने के लिए प्रक्रियाओं को निर्धारित करता है। रूस की संसद के निचले सदन स्टेट ड्यूमा ने भारत और रूस के बीच हुए सैन्य समझौते रिलॉस रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट को मंजूरी दे दी है। इसके तहत दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे के मिलिट्री बेस, फैसिलिटीज और संसाधनों का इस्तेमाल और एक्सचेंज कर सकेंगी। इनके विमान, वॉरशिप, ईंधन भरने, मिलिट्री बेस पर डेरा डालने और अन्य लॉजिस्टिक सुविधाओं का इस्तेमाल कर सकेंगे। इस पर आने वाला खर्च बराबर उठाया जाएगा। ये मंजूरी राष्ट्रपति पुतिन के भारत दौरे से पहले दी गई है, लिहाजा ये काफी अहम हो जाता है। आपको बता दें, ये समझौता इस साल 18 फरवरी को भारत और रूस के बीच किया गया था। पिछले हफ्ते सभी प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्तिन ने इसे संसद में मंजूरी के लिए भेजा था। एक दूसरे की आसानी से मदद का आधार। आपको बता दें कि रूसी सांसद के स्पीकर ने कहा है कि भारत और रूस के रिश्ते बहुत मजबूत हैं और ये समझौता उन रिश्तों को और बेहतर बनाएगा। रूसी सरकार ने बताया कि समझौते से दोनों देशों की सैन्य साझेदारी ज्यादा मजबूत होगी और जरूरत के समय एक दूसरे की मदद करना आसान हो जाएगा। इस समझौते के बाद भारत ऐसा पहला देश बन जाएगा जिसका अमेरिका और रूस के साथ सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर साझा करने का समझौता होगा। आपको बता दें कि समझौते के तहत जंग या किसी सैन्य संघर्ष के दौरान मिलिट्री बेस इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं होगी। ये सिर्फ लॉजिस्टिक सपोर्ट और पीस टाइम मिलिट्री कोऑपरेशन के लिए है। लॉजिस्टिक सपोर्ट का मतलब है कि देश एक दूसरे की सेनाओं को जरूरत पड़ने पर ईंधन, सामान, मरम्मत जैसी मदद करें। वहीं पीस टाइम मिलिट्री ऑपरेशन का मतलब है कि शांतिपूर्ण समय में देशों की सेनाएं मिलकर ट्रेनिंग और सहयोग करें। आपको बता दें कि भविष्य में समझौते से भारतीय नौसैनिकों को व्लादिवोस्तोक से लेकर मरमंस्क तक रूसी आर्कटिक बंदरगाहों और सुविधाओं तक पहुंच मिलेगी। ये हिंद प्रशांत से पूरे भारत की परिचालन पहुंच को बढ़ाएगा। भारतीय सेना के पास रूसी मूल के 70% से अधिक हथियार और उपकरण हैं। रिलॉस से इन प्लेटफॉर्मों के लिए पुर्जों और मरम्मत सेवाओं को निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित होगी। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मिशन 2047 यानी विकसित भारत को लेकर पूरी तरह से गंभीर हैं। उन्होंने कहा कि मिशन 2047 लिए हर भारतवासी को साथ मिलकर काम करना होगा और यह भी कहा कि प्रधानमंत्री के विजन के अनुरूप पंच प्रवण से यह संभव होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बृहस्पतिवार को गोरखपुर में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के 93वें संस्थापक सप्ताह समारोह के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे, जिस दौरान उन्होंने ये बात कही। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के 93वें संस्थापक सप्ताह समारोह की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह वर्ष हम सबके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगले 6 वर्ष के भीतर शिक्षा परिषद शताब्दी वर्ष के कार्यक्रम के साथ आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि आत्ममंथन केवल स्वयं के विकास के लिए नहीं, एक छात्र के सर्वांगीण विकास और राष्ट्र व समाज के लिए हमने अपनी भूमिका कितनी निभाई है, इसका आत्ममंथन करना है। उन्होंने कहा कि हमारे महापुरुष हो या देश की रक्षा के लिए जान देने वाले सैनिक सभी हमें प्रेरणा देते हैं। यह वर्ष हम सबके लिए
अत्यंत महत्वपूर्ण वर्ष है, क्योंकि अगले 6 वर्ष के अंदर महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद अपने शताब्दी महोत्सव के कार्यक्रम के साथ आगे बढ़ रही है। यानी महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद और उससे संबद्ध सभी संस्थाओं के सामने अपने 100 वर्षों की इस यात्रा के आत्ममंथन का एक अवसर, और आत्ममंथन केवल स्वयं के विकास के लिए नहीं, बल्कि एक छात्र के सर्वांगीण विकास के लिए, समाज और राष्ट्र के प्रति हमने अपनी भूमिका का निर्वहन किस रूप में किया है, इस पर आत्मावलोकन करने का एक अवसर यह समारोह हम सबके सामने प्रस्तुत कर रहा है। उनकी स्मृतियों को नमन करता हूं और विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2000 साल पहले भारत की अर्थव्यवस्था बहुत ही मजबूत थी। दुनिया की अर्थव्यवस्था में भारत का हिस्सा 46% था। 400 साल पहले दुनिया की अर्थव्यवस्था में भारत का हिस्सा 26% था। देश आजाद हुआ तो 1.5% रह गया था, लेकिन पिछले 11 सालों में भारत ने एक नए भारत की पहचान बनाई। आज भारत दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था के रूप में खुद को स्थापित कर लिया है। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद हो या देश के अंदर अलग अलग कोने में किसी न किसी महापुरुष के द्वारा स्थापित वे संस्थाएं जो राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति उस समय की आवश्यकता के अनुरूप और समाज की भावी आवश्यकता के अनुरूप माहौल देने के लिए अपने स्तर पर प्रयास प्रारंभ करते हैं। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद भी ऐसे ही महंत दिग्विजय नाथ जी महाराज के द्वारा एक राष्ट्र भक्ति से ओतप्रोत अपने संस्कार और अपनी संस्कृति से ओतप्रोत शिक्षा का माध्यम बन सके, इसको ध्यान में रख करके 1932 में उन्होंने गोरखपुर में इस संस्थान की स्थापना की थी। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि आज 51-52 संस्थाएं महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के अंतर्गत संचालित होकर के शिक्षा के क्षेत्र में, सेवा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, अलग अलग क्षेत्र में वहां पर शिक्षण प्रशिक्षण के केंद्र के रूप में विकसित होकर के राष्ट्र को समर्पित नागरिक देने के लिए प्रतिबद्ध दिखाई देते हैं। हम ये माने कि जो दुनिया के हो रहा है वो अच्छा है, भारत में जो है वो कमतर है या गुलामी की मानसिकता है। सीएम योगी ने कहा, जैसे हमारी कोई ना कोई पहचान होती है, वैसे ही राष्ट्र की भी पहचान होती है। वहाँ की संस्कृति, परंपरा व महापुरुषों से होती है। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद हो या देश के अलग अलग क्षेत्र के महापुरुषों द्वारा स्थापित संस्थाएं हो, वो मार्गदर्शन प्रदान करती है। सीएम योगी ने बताया कि महंत दिग्विजय नाथ ने 1932 में संस्था की स्थापना की थी। आज 50 से अधिक संस्थाएं अलग अलग क्षेत्र में शिक्षण प्रशिक्षण के क्षेत्र में राष्ट्र को समर्पित नागरिक देने के योगदान दे रही है। आज परिषद अपने संस्थापकों के सपनों के आगे बढ़ते हुए स्वास्थ्य, तकनीकी शिक्षा, महिलाओं के लिए शिक्षा समेत कई क्षेत्रों में काम कर रहा है। आपको बता दें कि सीएम योगी देश और प्रदेश के विकास के मुद्दों पर इन दिनों लगातार मुखर बने हुए हैं। कार्यक्रमों में शिरकत करते हुए वे लगातार जनता को जागरूक कर रहे हैं। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया कार्यक्रम के साथ आगे बढ़ रही है। स्पेशल रिपोर्ट में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, हम जल्द हाजिर होंगे। और अगली खबर है, यूपी में 2027 में सियासी घमासान होना तय है, लिहाजा सियासी दल कमर कस रहे हैं। हर दल अपनी रणनीति साधने में जुटा है। अखिलेश यादव में
हिंदुत्व की पिच पर उतरने की ललक भी देखी जा रही है। इस खास रिपोर्ट में देखिए। हिंदुत्व की पिच पर उतरने की ललक। अगर अखिलेश यादव के पिछले दिनों की गतिविधियों पर गौर करें तो उनमें हिंदुत्व की पिच पर उतरने की झलक दिखाई दे रही है। ऐसा माना जा रहा है कि ये रणनीति उत्तर प्रदेश के 80% हिंदू वोटर को देखते हुए अपनाई गई। दरअसल राम मंदिर के ध्वजारोहण के दौरान अखिलेश यादव ने हिंदुत्व की झलक पेश की थी। उन्होंने 2024 में कहा था कि मंदिर निर्माण पूरा होने पर वे परिवार सहित दर्शन करेंगे। 2022 के चुनाव में भी उन्होंने कहा था कि अगर उनकी सरकार होती तो अब राम मंदिर बन गया होता। इधर देखा जा रहा है कि अखिलेश यादव खुलकर हिंदू प्रतीकों का सहारा ले रहे हैं। अयोध्या में रामलला के दर्शन करने की संभावना जताई थी और ऐसा लगता है कि वे बीजेपी को अकेले हिंदू कार्ड नहीं खेलने देना चाहते हैं। हिंदुत्व वाली पिच पर बीजेपी को टक्कर की मंशा। बिहार में इंडिया गुट को मिली हार के सबक के तौर पर यह देखा गया कि अखिलेश यादव ने जिस नए अंदाज में पीडीए की व्याख्या की है उसमें अल्पसंख्यक या मुस्लिम तुष्टीकरण वाला कार्ड फीका होता नजर आ रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि अखिलेश यादव को ये लगने लगा है कि अकेले पीडीए के भरोसे काम नहीं चलेगा, बल्कि इसके साथ हिंदुत्व वाली पिच पर भी बीजेपी को टक्कर देनी होगी। अखिलेश यादव की कोशिश यादव मुस्लिम के साथ दलित वर्ग को अपने साथ जोड़ने की है। शायद उन्हें ये भी समझ में आ गया है कि राजपूत अब योगी आदित्यनाथ के कारण समाजवादी पार्टी को वोट नहीं देंगे, इसलिए उन्हें अन्य समीकरणों पर भी ध्यान देना होगा। आपको बता दें कि एक बार उन्होंने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की किताब हिंदू बनाम हिंदू का हवाला देते हुए कहा था कि यह झगड़ा कट्टरवादियों उदारवादियों के बीच कई हजार सालों से चल रहा है। पीडीए से गायब हुआ अल्पसंख्यक। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने जिस नए अंदाज में पीडीए की व्याख्या की है, लगता है कि मुस्लिम तुष्टीकरण वाला कार्ड भी उनकी नजर में फीका होता नजर आ रहा है। हाल में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की आई एक सोशल मीडिया पोस्ट पर एक झलक में तो नारी सशक्तिकरण का प्रतीक लगी, लेकिन गहराई में देखें तो ये राजनीतिक दूरदर्शिता का कहें कि मजबूरी का नमूना ही प्रतीत हुई। उनकी एक्स पोस्ट पे संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान समाजवादी पार्टी की 4 महिला सांसदों प्रिया सरोज, इकरा हसन चौधरी, डिम्पल यादव और कृष्णा देवी शिवशंकर की एक हंसमुख तस्वीर साझा की गई। अखिलेश यादव सपा अध्यक्ष। संसद में पीडीए का परचम लहराती सपा की जिम्मेदार जनप्रतिनिधि नारी शक्ति का विकास कहने से नहीं, उन्हें सच्चा प्रतिनिधित्व देने से होगा। पीडीए में आधी आबादी के रूप में शामिल हर स्त्री का सम्मान और समृद्धि हमारा संकल्प है। पीडीए में शामिल ए मतलब आधी आबादी, मतलब हर बच्ची, युवती, नारी, महिला को सामाजिक आर्थिक रूप से सम्मान देने और अपने पैरों पर खड़े होने के लिए हम स्त्री सम्मान समृद्धि योजना लाएंगे। आपको बता दें कि ये ट्वीट तुरंत वायरल हो गया और हजारों से ज्यादा व्यूज और लाइक्स, लेकिन जल्द ही कमेंट्स की बात आ गई। कई मुस्लिम हैंडल्स ने इस पर रोष जताया, तंज कसते हुए लिखा कि बहुत खूब, पीडीए का ए का अर्थ अब आधी आबादी, ए मतलब आधी आबादी तो अल्पसंख्यक कहाँ गया। वहीं बिहार चुनाव के बाद करिए असदुद्दीन ओवैसी ने आरजेडी जैसी पार्टी के लिए यही तंज कसा था और कि ये पार्टियां मुसलमानों से दरी बिछाने का काम करवाती हैं। शायद मुसलमानों को उनकी बात समझ में भी आ गई। बिहार में ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने कुल 5 सीटें जीतने में कामयाबी पाई। वहीं कई सीटों पर मुस्लिम वोट बिखर जाने से आरजेडी और कांग्रेस को बड़ा नुकसान हुआ। अखिलेश के पीडीए फॉर्मूले में बदलाव कैसा? हालांकि देखा जाए तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का पीडीए फॉर्मूला उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्रांतिकारी रणनीति साबित हुआ। पीडीए का पूरा रूप पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक है, जो पारंपरिक मुस्लिम यादव वोट बैंक को विस्तार देने का प्रयास है। यह फार्मूला 2024 लोकसभा चुनाव में सपा को 37 सीटें दिलाने का प्रमुख कारण बना, जिसने बीजेपी को कड़ी टक्कर दी। लेकिन बीच बीच में अखिलेश ने एक अर्थ में बदलाव किया, आधी आबादी और अगड़ा को जोड़कर इसे
अधिक व्यापक बनाने की कोशिश की, पर कभी कभी उन्होंने अल्पसंख्यक वर्ग को उपेक्षित नहीं किया। बता दें कि पीडीएफ फॉर्मूला की जड़ें 2022 यूपी विधानसभा चुनाव में मानी जाती हैं, लेकिन इसका औपचारिक शुभारंभ जून 2023 में हुआ। दरअसल अखिलेश यादव ने 21 जून 2023 को एक्स पर पीडीए को परिभाषित करते हुए लिखा था कि पीडीए शोषण उत्पीड़न के खिलाफ पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक की एकजुटता का नाम है। ये बयान पटना में विपक्षी एकता बैठक में ठीक पहले आया था। अखिलेश ने कहा था कि पीडीए ही एनडीए को हराएगा। यूपी में पीडीए जातियों का आंकड़ा, यादव 8 से 10%, मुस्लिम 19%, अन्य पिछड़ा वर्ग 45%, दलित 21%। आपको बता दें कि 30 अक्टूबर 2023 को लखनऊ में साइकिल यात्रा के दौरान अखिलेश ने कहा था कि पीडीए में ए का मतलब अल्पसंख्यक के अलावा अगड़ा यानी उच्च वर्ग, आदिवासी और आधी आबादी महिलाएं भी हैं। जुलाई 2004 के एक पोस्ट में अखिलेश यादव ने लिखा कि पीडीए पिछड़े दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी, आधी आबादी और अगड़ों में उत्पीड़ितों को बचाने वाली नीति है। अखिलेश यादव ने इसी आधार पर लोकसभा चुनाव में 11 उच्च वर्ग, 27 ओबीसी और 15 दलित उम्मीदवार उतारे, जो अगड़ा को जोड़ने का प्रमाण था। लेकिन कभी भी अखिलेश ने पीडीए में अल्पसंख्यकों को हटाने की जरूरत नहीं की। पर अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो जाहिर है कि उनकी कोई बड़ी रणनीति हो सकती है। बिहार की हार का एक प्रमुख कारण माना गया तेजस्वी यादव की मुस्लिम परस्त छवि, जिसके चलते ओबीसी और अगड़ा दोनों ही वोट बैंक को सीमित कर दिया। जिस तरह तेजस्वी ने वक्फ संशोधन बिल और कूड़ेदान में फेंकने का वादा किया, वह एक गैर जिम्मेदारी भरा फैसला था, जिसके चलते बीजेपी ने मुस्लिम तुष्टीकरण को हथियार बना लिया। इस सबक से प्रेरित होकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पीडीए फॉर्मूले में बदलाव किया और शायद यही कारण है कि 3 दिसंबर 2025 को एक्स पर पोस्ट में उन्हें ए को आधी आबादी बता दिया, अल्पसंख्यकों का नाम तक नहीं दिया। अखिलेश जानते हैं कि यूपी में 19% मुस्लिम वोट कोर है, लेकिन टैक्स से हिंदू ओबीसी खिसक जाते हैं। हालांकि अगर अल्पसंख्यक गायब रहे तो एआईएमआईएम जैसे ध्रुवीकरण यूपी में समाजवादी पार्टी के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। वहीं हाल ही में 25 नवंबर को अयोध्या राम मंदिर में जब प्रधानमंत्री मोदी ने शिखर पर भगवा धर्म ध्वजा फहराई, ठीक उसी दिन अखिलेश ने एक्स पर पोस्ट कर भविष्य में राम मंदिर दर्शन का संकेत दे दिया। ये संकेत न सिर्फ आस्था का था, बल्कि 2027 यूपी चुनाव को चालाकी भरी तैयारी का भी हो सकता है। अखिलेश के ट्वीट से ही तो ये लगता है। अखिलेश यादव सपा अध्यक्ष पूर्णता की ओर ले जाती है। ईश्वरी प्रेरणा से इटावा में निर्माणाधीन श्री केदारेश्वर महादेव मंदिर के पूर्ण होने पर अन्य मंदिरों के दर्शन का संकल्प भी पूर्ण करेंगे। आस्था जीवन को सकारात्मकता और सद्भाव को भरने वाली ऊर्जा का ही नाम है। दर्शन के लिए ईश्वरी इच्छा ही मार्ग बनाती है। हम आपको बताते हैं कि अखिलेश शायद समझ गए हैं कि यूपी में 80% हिंदू वोटर हैं, इसलिए हिंदू अपील जरूरी हो गई है। बिहार में आरजेडी की हार के कारण सबसे चर्चित रहे विवादास्पद गाने। इन गीतों में दबंगई, लाठी गोली, यादव जाति जैसे शब्दों ने आरजेडी की छवि को गुंडा राज बना दिया, जिसका फायदा बीजेपी ने उठाया। प्रधानमंत्री मोदी ने रैलियों में इन्हें निशाना बनाया। ये गाने सुनकर लगता है कि बिहार में फिर लालू राज लौट आया है। लिहाजा सीख लेते हुए समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 30 नवंबर को लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अपनी पार्टी के कलाकारों, गायकों और सोशल मीडिया टीम को सख्त हिदायत दी कि यही बिहार में आरजेडी के लिए जैसे गाने बने, वैसे गाने समाजवादी पार्टी के लिए ना बने। एआई का जमाना है, कोई भी गाना तुरंत वायरल हो जाता है। गानों में रंगबाजी, दबंगई, हथियारों का जिक्र न हो और मीडिया से अपील है कि किसी भी गाने को हमसे न जोड़ें। जाहिर है कि बिहार की हार से सबक को लेकर अखिलेश यादव काफी गंभीर हैं। स्पेशल डेस्क न्यूज इंडिया। और उत्तराखंड में आगामी 2027 के विधानसभा चुनाव आने से पहले सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारी में जुट गए। वहीं विपक्षी दलों की रणनीति यह है कि इस बार भाजपा पर जन मुद्दों से लेकर हुए अभी तक के भ्रष्टाचारों को लेकर जनता के सामने पेश करना, ताकि 2027 में वह इन मुद्दों को लेकर जीत हासिल कर सके। यही वजह है कि देहरादून में आयोजित संविधान बचाओ लोकतंत्र बचाओ सम्मेलन में कांग्रेस ने एक बार फिर भाजपा को जमकर निशाने पर लिया।
उत्तराखंड कांग्रेस पार्टी इन दिनों काफी एक्टिव दिख रही है। कांग्रेस ने अभी 2 हफ्ते पहले ही नया प्रदेश अध्यक्ष बनाने के साथ ही उत्तराखंड में 12 जिला अध्यक्षों और 15 शहर अध्यक्षों की लिस्ट जारी की थी। उसके बाद अब बड़े बड़े आयोजनों के साथ जनता के बीच जाने का फैसला तय कर लिया है। यही वजह है कि कल हुए संविधान बचाओ लोकतंत्र बचाओ कार्यक्रम में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, अनुसूचित जाति विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र पाल गौतम समेत कई नेता शामिल हुए। उत्तराखंड कांग्रेस की ओर से देहरादून में संविधान बचाओ लोकतंत्र बचाओ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पार्टी के दिग्गज नेता शामिल हुए। पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत ने कहा कि यदि भारत में संविधान नहीं होता तो आज देश की हालत पाकिस्तान और बांग्लादेश की तरह होती। संविधान को बचाने के लिए पार्टी के हर कार्यकर्ता को मजबूती से आगे आना होगा। कार्यक्रम में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, अनुसूचित जाति विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र पाल गौतम मौजूद हैं। साथ ही भाजपा ने भी कांग्रेस के कार्यक्रम को लेकर तंज किया है। आरोप पर तंज कसते हुए भाजपा प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार ने कहा कि कांग्रेस का इस देश की संवैधानिक संस्थाओं पर कभी विश्वास नहीं रहा। कांग्रेस ने भारत के लोकतंत्र को समाप्त करने का काम किया। आज संविधान बचाओ लोकतंत्र बचाओ इस मुद्दे पर हम लोगों ने यहाँ चर्चा रखी है उत्तराखंड के एससी डिपार्टमेंट की तरफ से। और ये केवल ऐसे ही नहीं है कि संविधान देश में खतरे में, बल्कि संविधान वास्तव में खतरे में है। चूँकि जब संविधान सभा को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने संविधान सौंपा और संविधान सभा के अंदर चर्चा शुरू हुई तो 25 नवंबर 1949 को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने 3 चिंताएं जाहिर की थी। और वो जो 3 चिंताएं थी आज सच साबित हुई। वो चिंता क्या थी? पहली चिंता कि जिस दिन भारत के लोग धर्म को देश से भी ऊपर मान लेंगे उस दिन भारत अपनी आज़ादी खो देगा। कि आज जो संविधान बचाओ लोकतंत्र बचाओ जो हमारा नारा था, आप जानते हैं इसकी पता है कि क्यों सत्ता पड़ी। आज सही मायने इसलिए पड़ी कि जो वर्तमान में सत्ता में जो काबिल हों, चाहे देश में हो चाहे प्रदेश में हो, वो लोग संविधान को कुचलने का काम कर रहे हैं। लगातार वैसे काम कर रहे हैं जो हमारी संविधान संस्थाएं उसे कब्जा करने का काम कर रहे हैं। वैसे काम कर रहे हैं जो आम आदमी की जो जरूरतें हैं उनको दबाने का काम कर रहे हैं। इसलिए आज जो सही मायने जो संविधान का जो पहलू था, संविधान के जो सही मायने जो तथ्य थे उसको तोड़ने मरोड़ने काम कर रहे हैं। बेसिकली भारतीय जनता पार्टी और उसके तमाम लोग वो हमारे जो महापुरुष हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर वो केवल चुनाव में इस्तेमाल करने का काम करते हैं, केवल वोट के अंदर काम करते हैं। हाँ, संविधान बचाओ लोकतंत्र बचाओ। संविधान बचेगा लोकतंत्र बचेगा। लोकतंत्र बचेगा, वोट का अधिकार, जो एक वोट का अधिकार हमारे जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन लाया है वो अधिकार बचेगा। तो इसलिए जो आज की गोष्ठी है ये बहुत सम्मेलन है, बहुत महत्वपूर्ण है और इसमें बहुत बुनियादी बातें उठ करके सामने आई है। कांग्रेस का मानना है कि संविधान की रक्षा करना हर नागरिक का कर्तव्य है। वर्तमान समय में लोकतांत्रिक संस्थाओं पर बढ़ते दबाव व संवैधानिक मूल्यों के संरक्षण पर चिंता जताते हुए उन्होंने कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर लोकतंत्र की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध करने का आह्वान किया। भाजपा ने भी कांग्रेस पर हल्ला बोलते हुए कहा कि लोकतंत्र के मामले में भारत ही सबसे बड़ा देश है। आजादी के प्रथम चुनाव में कांग्रेस ने भीमराव अंबेडकर को हराने का काम किया। साथ ही सत्ता के लालच में कांग्रेस ने ही आपातकाल की घोषणा की। आज देश व राज्य की जनता ने कांग्रेस को ठुकरा दिया है, जिसके कारण कांग्रेस इस प्रकार के झूठे दावे पेश कर रही है। अन्य विपक्षी दलों को भी कांग्रेस के संविधान बचाओ कार्यक्रम को लेकर मिली जुली प्रतिक्रियाएं देखने को मिली। साथ ही बुद्धिजीवी की माने तो सिर्फ राजनीति। देखिए, प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद गणेश गोदियाल ने कांग्रेस में एक रिवाइव करने का काम किया है और 2 बार से चुनाव हार चुकी कांग्रेस में जो प्राण फूंकने की कवायद गणेश गोदियाल ने शुरू की है और लगातार वो भाजपा पर आक्रामक है। अभी संविधान बचाव को लेकर के जिस प्रकार से उन्होंने एक सम्मेलन आज देहरादून में किया है, ये न सिर्फ कांग्रेस के लिए जान फूंकने का काम करेगा बल्कि ये भाजपा के लिए भी एक तरीके से मुसीबतें पैदा करने में कारगर साबित हो सकता है। क्योंकि गणेश गोदियाल की जो कोशिशें रही हैं और वो कांग्रेस में जिस प्रकार से उम्मीद की किरण बन करके आए हैं और लगातार हार रही कांग्रेस के लिए इस तरह के सम्मेलन कार्यकर्ताओं को एकजुट करने के में भी सहायक होंगे और आने वाले चुनाव में पार्टी संगठन को साथ लेकर के चलने के में भी सहायक होंगे। निस्संदेह जो कांग्रेस ने अभी 2027 को देखते हुए जो संविधान बचाओ लोकतंत्र बचाओ का जो ये प्रदेश स्तर पर एक जो आयोजन किया है, सम्मेलन किया है, ये एक चुनावी मुद्दा हो सकता है। नहीं तो इन्हीं मुद्दों को निस्संदेह हमारे उत्तराखंड में
संविधान को भी क्षति पहुंच रही है, लोकतंत्र को भी लगातार क्षति है। यहाँ पर आए दिन जो भ्रष्टाचार फैल रहा है, आए दिन गुंडागिर्दी चल रही है। संविधान के सम्मान की उनको चिंता नहीं होती। 2014 से लेकर और आज तक का जो राग कांग्रेस ने आलाप रखा है कि संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, समझ में ये नहीं आता कि वो किससे संविधान बचाना चाहते हैं और किससे लोकतंत्र बचाना चाहते हैं। पहली बार इतिहास में हुआ कि देश के प्रधानमंत्री जी ने बाबा भीमराव अंबेडकर जी के चलचित्र से लेकर के और हमारे संविधान को संसद में रखने का काम किया और कांग्रेस ने हमेशा उनका अपमान करने का काम किया, उनको षड्यंत्र के तहत हरवाने का काम किया। ये बाबा भीमराव अंबेडकर जी को कांग्रेस ने काम किया। और दूसरा, जो बाबा भीमराव अंबेडकर जी की जब अंत्येष्टि हुई तो 4 गज की जमीन भी कांग्रेस की उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री उनको नहीं दे पाई और जब अंत्येष्टि हो गई तो उनकी पत्नी से उनका वो बिल भी उन्होंने लेने का काम किया। तो ये काम है सिर्फ कांग्रेस का। अब तक प्रदेश में हो रहे राजनीतिक बदलाव को देखा जाए तो सभी पार्टियां 2027 विधानसभा के चुनाव को जीतने के लिए अपनी ताकत झोंक रही हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि कांग्रेस लंबे समय से एक मजबूत मीडिया रणनीति की कमी महसूस कर रही थी। भाजपा के आक्रामक प्रचार के मुकाबले कांग्रेस की आवाज कई बार कमजोर पड़ जाती थी। यही वजह है कि आने वाले वर्षों में कांग्रेस के सामने बड़ा चुनौतीपूर्ण राजनीतिक परिदृश्य होगा, जिसके लिए पार्टी पहले से तैयारी कर रही है। पार्टी के भीतर ये बड़े कार्यक्रम नए नेताओं के उदय को भी प्रोत्साहित करेगा, चाहे अब इसमें संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ सम्मेलन जैसे ही मुद्दे मददगार साबित हो। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए के न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार।